नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कर्नाटका की जो पूरी जंग शुरू हुई थी, जो चुनाव के साथ अब अगले मुख्यमंत्री कर्नाटका के सिद्धरमैया होंगे और साथ ही डीके शिव कुमार उनके डेप्यूटी यानी उप मुख्यमंत्री होंगे। 2.5 साल तक ये सिस्टम चलेगा और उसके बाद ये रिवर्स हो जाएगा। यानी पूरी तरीके से जिस तरह से दिल्ली मीडिया, जिसको दिल्ली दरबार भी कहा जाता है, वो ये समझ रहा था कि वो अपने हिसाब से अपनी पसंद का मुख्यमंत्री कर्नाटका में बिठाएगा। कम से कम वो बात अभी तक सही साबित नहीं हुई है। इससे काफ़ी हद तक ये पता चल रहा है कि राहुल गांधी और उनका नेतृत्व और खासकर जो खड़गे साहब हैं, उनका नेतृत्व अभी काफ़ी हद तक एक तरह से एक टोटल कंट्रोल में वो लोग नजर आ रहे हैं, पूरे नियंत्रण में पार्टी के। अभी फिलहाल यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस पूरी जीत के बाद और जिस तरह से एक अपमानजनक हार हुई है भाजपा की और नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, उनके पूरा जो सरकारी अमला जो वहाँ पे तैनात किया गया था उस सब की, इसके बाद क्या ये कहा जा सकता है कि 9 साल गुजरने के बाद अब नरेंद्र मोदी को पहली बार सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है? या अगर थोड़े आसान शब्दों में और थोड़े नर्म शब्दों में कहें तो क्या सत्ता विरोधी भावना का कम से कम अगर लहर नहीं भी है तो उसका सामना करना पड़ रहा है? जिस तरह के तमाम तरह के लोकप्रिय और पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स और पॉलिसीज का उन्होंने इस्तेमाल किया, बहुसंख्यकवाद की राजनीति का जिस तरह से हमने एक नंगा नाच भारत में देखा पिछले 9 सालों में, क्या उसका असर खत्म हो रहा है? क्या हिंदुत्व हमें हारता हुआ नजर आ रहा है? बहुत बड़े सवाल हैं 2024 के चुनाव के मद्देनजर, जो हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ साथ एक तरह का एक तुलना भी करने की कोशिश करेंगे जो मनमोहन सरकार के पहले 5 साल और उनके आखिर के 5 साल यानी दूसरे 5 साल थे उनमें और नरेंद्र मोदी के ये 5 साल में। मेरे साथ जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा इस वक्त मौजूद हैं, जो कर्नाटका के रहने वाले हैं और कर्नाटका के वोटर भी हैं। उन्होंने कहा, रामचंद्र गुहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका द वायर से बातचीत करने के लिए, यहाँ इंटरव्यू में आने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सिद्धरमैया आपको लगता है कि सही चॉइस है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बहुत अनुभवी हैं नेता और सत्ता में भी रहे हैं कई साल, मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल। उससे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने 13 बजट प्रेजेंट किए हैं। तो उनको कहते हैं कि ही इज ए केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर, माने सरकार चलाना जानते हैं। दूसरी बात यह है कि वो पूरे प्रदेश में उनका आदर है। ये नहीं कि सिर्फ दक्षिण कर्नाटक में या उत्तर कर्नाटक में या सिर्फ कोस्टल एरिया में। और तीसरी बात यह है कि उनके उनके खिलाफ कोई क्या बोलते हैं, करप्शन का आरोप ऐसा नहीं है कि ही इज सपोज टू बी अ रिलेटिवली क्लीन लीडर। तो ये 3 बातें हैं उनके फेवर में हैं और बिल्कुल ठीक निर्णय लिया कांग्रेस पार्टी ने कि उनको वो चीफ मिनिस्टर। और चौथी बात, वो काफी पॉपुलर हैं। जो सर्वे हुए थे इलेक्शन के समय में, इनमें से बिल्कुल साबित था कि ये पूरे प्रदेश में चाहे किसी भी पार्टी का हो, इन्हीं को चाहते थे कि 40% ने इनका नाम आगे डाला चीफ मिनिस्टर के लिए, और शायद दूसरे थे मिस्टर मुंबई 18% पे ऐसा। तो बिल्कुल बढ़िया निर्णय लिया। और हम जो कर्नाटका के जो नागरिक हैं, जिनमें मैं अपने को मैं मानता हूं, हम ये चाहते हैं कि साफ सरकार हो, अच्छी सरकार हो, दिल वाली सरकार हो, मतभेद ना बनाए जातियों के बीच में या धर्म के बीच में, और ठीक तरीके से 5 साल सरकार चलाए। रामचंद्र गुहा, ये बताइए कि अब देख रहे हैं हम पूरा कि भाजपा रहित, भाजपा मुक्त हो गया है पूरा दक्षिण भारत। इसमें दक्षिण भारत को माना जाता है कि अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए, कंपैरेटिवली देखा जाए, ज़्यादा प्रगतिशील है, ज़्यादा शिक्षित है। इसके अलावा सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है कर्नाटका, जो अमीर है, यानी महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे अमीर राज्य कर्नाटका है। तो ऐसे में आप इस जीत को कितनी अहमियत मानते हैं, कांग्रेस पार्टी की देना चाहते हैं? और भाजपा के लिए पूरे जो दक्षिण भारत का दरवाजा जिसे कर्नाटका माना गया, उसमें अब पूरे तरीके से बेदखल कर दिया है कर्नाटका की जनता ने, न सिर्फ कि एक राज्य से बल्कि पूरे दक्षिण भारत से। बिल्कुल, जैसे कि अमित शाह ने बहुत घमंड और अहंकार के साथ कहा कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, और उनके सामने क्या है? भाजपा मुक्त दक्षिण भारत। ठीक है, एक छोटा सा इलाका पौंडीचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, वहां पे वो भाजपा सत्ता में है, और आप जानते हैं किस तरीके से वो सत्ता में आए। वो लोग जानते हैं कि किस तरीके से आए, सही तरीके से नहीं आए। और दक्षिण भारत के जो 5 बड़े
प्रदेश हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इनमें 5 अलग दल सत्ते में हैं। केरला में कम्युनिस्ट, तमिलनाडु में डीएमके, आंध्र में वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना में बीआरएस और यहाँ पे कांग्रेस। इनका मतलब भारत की ये जो डाइवर्सिटी और फेडरलिज्म जो है, कि भारत ऐसा नहीं है कि एक देश सब लोग, सब नागरिक एक ही मन के हों, एक ही व्यक्ति की पूजा करें, एक ही भाषा बोले, एक ही तरीके के मंदिर में जाएं, एक ही भगवान हो, एक ही तरीके का खाना खाएं, या एक ही तरीके से शादी करें। भारत ऐसा देश नहीं है। और अगर हम डाइवर्सिटी को हम मानते हैं कि दिस इज मतलब भारत इंडिया स्ट्रेंथ्स, कि भारत की मतलब इट इज ताकत डाइवर्सिटी में रहती है, तो दक्षिण भारत को देखिए। तो ये मैं तो पहली बात ये। दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे दक्षिण भारत ज्यादा प्रगतिशील है, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के माध्यम से नहीं है। यहाँ पे सांप्रदायिकता दंगे कम होते हैं, यहाँ पे स्त्री को ज्यादा आदर दिया जाता है, यहाँ पे वैज्ञानिक ज्यादा हैं, साइंटिफिक रीजन जो रिसर्च करते हैं, यहाँ पे इनोवेशन का ट्रेडिशन है। तो पूरा देश दक्षिण भारत से सीख सकता है, सिर्फ राजनीतिक दौर पे नहीं, राजनीतिक दौर पे नहीं, पर और तरीके से भी सीख सकता है। नहीं, लेकिन गुहा साहब, चलिए अच्छी बात है, आप इस बात पे फख्र कर रहे हैं, गर्व कर रहे हैं कि दक्षिण भारत बहुत प्रोग्रेसिव है। मैं भी समझती हूँ कि तुलनात्मक रूप से है, लेकिन देखिए पिछले कई सालों में एक मिनट, बहुत प्रोग्रेसिव नहीं, हमको बहुत आगे काम करना है और कुछ राज्यों की तुलना से प्रोग्रेसिव। लेकिन आप देखिए पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से हमने देखा हिजाब को लेकर पूरी राजनीति हुई, किस तरह से दर्जनों की तादाद में मुस्लिम लड़कियां कॉलेज से ड्रॉप आउट कर गई, इतना बड़ा नतीजा भुगतना पड़ा एक समुदाय को। हलाल मीट को लेकर जो पॉलिटिक्स हुई, दरगाहों पे बाकायदा हमले हुए, टीपू सुल्तान का कम्युनलाइजेशन हुआ, जो बसों में और ट्रेनों में मुस्लिम लड़के अपनी गैर मुस्लिम जो दोस्तों के साथ या उनकी अपनी प्रेमिकाओं के साथ अगर वो बैठे हुए थे, उनके साथ कितनी क्रूरता के साथ बर्ताव किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। और मुसलमानों को एक तरफ रखते हैं आप, ईसाई समुदाय पे किस कदर हमला हुआ, चर्चों पर हमले से लेकर पादरियों पे हमले से लेकर लगभग उनका जो मास हुआ करते थे उन तक को रोकने की कोशिश की गई। तो ये सब कुछ तो कर्नाटका ने बर्दाश्त किया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब उसका उत्तर हमको मिल गया है। तब भाजपा सरकार थी ना सत्ते में, तो उनके पास मीडिया था, एडमिनिस्ट्रेशन था, तो जो कुछ कर सकती थी। और मैं मानता हूं जो अभी हाल में जो रिजल्ट आया, ज्यादातर मैं मानता हूं कि इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की जरूर है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये अमित शाह की राजनीति का जवाब है। क्योंकि जो आप ये डिविजिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, हलाल, हिजाब, टीपू सुल्तान, ये सब अमित शाह जी 3 साल से कर रहे हैं कर्नाटका में। और कर्नाटका के नागरिक ने इसका सख्त जवाब दिया कि हमारा बंटवारा मत करो। जब चुनाव चल रहे थे तब आपको पता है कि उसी समय मणिपुर में ये मणिपुर की स्थिति बहुत गंभीर थी और मणिपुर के 2 कम्युनिटीज के बीच में ये काफी कुछ हिंसा हो रहा था। और हमारे होम मिनिस्टर उसको ध्यान देने के बजाय, उसको वहां पे शांति लाने के बजाय यहाँ पे हमारा बंटवारा कर रहे थे। कि हैविंग, मैं अंग्रेजी में बोलूं कि आफ्टर द होम मिनिस्टर्स पॉलिसीज हैड made one state go up in flames, he wanted to make another state go up in flames। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम, और ये 3 साल से यही कर रहे थे। मोदी जी तो आखिर में आए और मोदी जी ने भी इस पे अपने बड़े कोशिश की, या बजरंगबली की बात या केरला स्टोरी की बात, और हमने नहीं सुना। लेकिन ये 3 साल से ये कोशिश कर रहे थे कि कर्नाटका को गुजरात या उत्तर प्रदेश जैसा बनाए, जाके हमारे मुसलमान भाई और बहनों को डरवाया जाए, धमकी दिया जाए, उनके कोने में रखा जाए, उनको चुप किया जाए। ये इनकी कोशिश थी। कि अगर मैं फिर एक अंग्रेजी टर्म इस्तेमाल करूं, इनकी कोशिश ये थी, भाजपा की कोशिश, आरएसएस की कोशिश, हमारे होम मिनिस्टर की कोशिश, हमारे जो भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट है कटील, उनके आप भाषण देखे, कितने गंदे भाषण थे। इनकी कोशिश क्या थी कि कर्नाटका को दक्षिण भारत का हिंदुत्व लेबोरेटरी बनाए।
और इसमें ये बिल्कुल असफल रहे हैं। और अब जो केरला के लोग हैं उनको ताकत मिलेगा, तेलंगाना के लोग हैं क्योंकि वहां पे भी ये राजनीति तेलंगाना में भी कोशिश करेंगे, आपको पता है। ठीक, तो इसीलिए मैं मानता हूं कि ये पूरे संघ आइडियोलॉजी की डिफीट, हार है, सिर्फ एक या दो व्यक्तियों की नहीं। लेकिन तब भी हमें इतना कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। हमने ये जीत जो है ये परमानेंट जीत है। हम चाहते हैं कि सिद्धरामैया जी, जैसे मैंने कहा, अच्छी सरकार चलाएं, प्रो पीपल सरकार चलाएं, भ्रष्टाचार बंद करें, और हमारे जो नौजवान हैं चाहे हिजाब पहने आ सकते हैं स्कूल, हिजाब पहने से क्या है, वो स्कूल आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, और शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें, जिन चीजों पे भाजपा ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो भटकाना करना चाहते थे। वो चाहते थे, और आपके जैसे नागरिक, एक आखिरी बात बोलूंगा। अब देखिए, अब भाजपा की राजनीति क्या है कि हिंदू वोट कंसोलिडेट करो और सबों को, माइनॉरिटीज को हटा दो, माने डिप्राइव देम ऑफ बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। और सिद्धरामैया इसके खिलाफ थे, पहले से ही खिलाफ थे। तो इसलिए हम वी आर वेरी होपफुल दैट ही विल प्रोवाइड, एंड वी होपफुल नहीं कहूंगा, हमारी आशा है कि ये वो सब राजनीति हम पीछे छोड़ दें और डेवलपमेंट की राजनीति में अब हम कर्नाटका के लोग उसमें शामिल हो जाए। विकास की राजनीति की आप बात कर रहे हैं और सीधे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि कर्नाटका की जनता ने सजा दी है सांप्रदायिकता की, जो पिछले 2-3 साल से लगातार जो सामाजिक ताना बाना था उसको बिगाड़ने की अमित शाह, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, भाजपा की जो पूरी कोशिश थी। लेकिन अब भी जल्दी से मैं सवाल पूछती हूँ दक्षिण भारत को लेकर, आखिरी सवाल, उसके बाद मैं इस पर आगे बढ़ूंगी 2024 के मद्देनजर। और एक बड़ा सवाल जो पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई इस बात को कहना पड़ेगा कि सत्ता विरोधी भावनाएं जन्म ले रही हैं? सबसे पहले मुझे बताइए कि केरला को लेकर केरला स्टोरी फिल्म बनाई जा रही है, यानी कि जहां राजनीति नहीं काम कर पा रही है वहां संस्कृति काम करेगी, कि चलिए प्रोपेगेंडा ऐसी फिल्में बनाई जाएं कि केरला का जो पूरा जिक्र करके, और ये भी खुद कह दिया अमित शाह ने कि देखिए केरला कर्नाटका से बहुत दूर नहीं है, कर्नाटका इलेक्शन से ठीक पहले प्रधानमंत्री भरे मंच से जाके कह रहे हैं, एक फिल्म को एंडोर्स कर रहे हैं, वो ये भी भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। और खासकर एक ऐसी झूठी फिल्म जिसका प्रोड्यूसर कोर्ट में जाके ये कहता है कि हमारा ये प्रोमो हटा देंगे, हम 30,000 से हम 3 लड़कियों को विक्टिम बना देंगे, उस झूठ को भी सत्ता के सबसे बड़े मंच से जाके प्रधानमंत्री उसको एंडोर्स कर रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं। ऐसे में आपने जिक्र किया तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का, केरला का हम जिक्र कर रहे हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका। ये बताइए पूरे दक्षिण भारत को अगर मिला लिया जाए तो अगर इसमें इसी तरह से कमजोर स्थिति बनी रही तो किस तरह से आप देख रहे हैं जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उसमें दक्षिण भारत में, क्या ये जो राज्य का चुनाव था, क्या ये जब देश का चुनाव होगा तो इसी तरह का असर देखने को मिलेगा? ऐसा है कि तमिलनाडु और केरला में तो और शायद आंध्र में बीजेपी को बहुत ही कम सीट मिलेंगे, 1-2 ज्यादा। कर्नाटका में मिल सकते हैं क्योंकि कर्नाटका में करीब पिछले 25-30 साल से जो प्रांत का जो चुनाव है उसमें एक तरीके के नतीजे निकलते हैं और लोकसभा के चुनाव में दूसरे तरीके के नतीजे लगते हैं। तब भी हमारी आशा है, और मैं किसी दल का सपोर्टर नहीं हूं, मैं कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूं, जेडीएस का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन मैं जरूर बीजेपी और हिंदुत्व के खिलाफ हूं। मैं इतना बता दूं साफ कि मेरे समझ में बीजेपी और हिंदुत्व देश को बिल्कुल गलत मार्ग पे ले जा रहे हैं और इससे हमारा किसी का भला नहीं होगा। तो मेरी आशा है एज एन अपोनेंट ऑफ द बीजेपी कि पिछले बार इनको भाजपा को 20 सीट मिले 28 से, अब ये थोड़े कम हो सकते हैं। केरला में बीजेपी कब से कोशिश कर रही थी कि वो वहां पे थोड़ा उनका प्रभाव लगाए, अब ये केरला स्टोरी से वो खत्म हो गया है। लेकिन हम ये और शायद सत्ता विरोधी भावना एक दूसरे कारण से बढ़ गई है कि अब 9 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी को, अब थोड़ी कह सकते हैं कि मैं चाय वाला हूं। 9 साल तो दिल्ली में रहे हैं और अपने लिए एक प्रधानमंत्री का एक महल बन रहा है या न्यू दिल्ली में, वो कहाँ घूमते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, तो ये नहीं कह सकते। और ये कोई कितने लोग सोचेंगे कि सच में फकीर हैं। जब पहले आए कुछ दिन के लिए हम शायद उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते थे, लेकिन अब अपने को आउटसाइडर टू दिल्ली, चैलेंजर टू लटेंस दिल्ली, भाजपा के ही तो नेता लटेंस बंगलों में रह रहे हैं।
इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो एक स्थापित सत्ता है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसके खिलाफ एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट और पिछड़े वर्ग के लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट, जिन पे एस्टेब्लिशमेंट ना कुछ ध्यान दिया और ना कुछ आदर दिया, ऐसे अपने को नहीं कर सकते, क्योंकि 9 साल हो गए। लेकिन इसमें रामचंद्र गुहा जी, अभी बताइए मुझे कि जब हम सत्ता विरोधी हम भावनाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी को जो एक लॉन्ग रोप जिसे अंग्रेजी में कहा जाए, या ज्यादा उनको एक तरह से गुंजाइश दी गई क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट थे, क्योंकि वो 1200 साल या 800 साल जितना भी आप मान लें, उतने सालों बाद पहला हिंदुओं का बड़ा नेता उन्हें मिला। नरेंद्र मोदी ने कहा आपने उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दीजिए। अब 60 महीने क्या, उसमें और आप मिला लीजिए कि कितने 100 महीने से ज़्यादा, जी हाँ 100 महीने से ज़्यादा गुजर चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो उनका हिंदुत्व हीरो वाली जो एक इमेज थी, हिंदुत्व के नायक वाली इमेज, अब लोगों के मन मस्तिष्क से अब ये व्यक्ति उतर रहा है? क्या आपको लगता है कि जो उसकी आर्थिक समस्याएं हैं वो इतनी ज़्यादा उसके ऊपर भारी हो रही हैं, उसका इंतज़ार और जो उसका टॉलरेंस है वो कम हो रहा है? क्योंकि ज़्यादातर आपने बार बार सुना होगा जब ये कहा था कि शेर पालना है तो महंगा तो पड़ेगा, यानी जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, इसके अलावा बेरोज़गारी बढ़ रही थी, तो कहा सह लेंगे क्योंकि हिंदू राष्ट्र बन रहा है। क्या आपको लगता है कि इसको हिंदुत्व अगर हार भी ना माने तो हिंदुत्व कमज़ोर हो रहा है? क्या इसको ये कहा जा सकता है? कुछ इलाकों में कमजोर हो रहा है, ये नहीं कह सकते कि पूरे भारत में कमजोर हो रहा है, क्योंकि पूरी, जैसे मैंने पहले से कहा, इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स प्लेस। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग स्वरूप हैं और अलग अलग तरीके से ये भाजपा को देखते हैं, हिंदुत्व को देखते हैं और नरेंद्र मोदी को भी देखते हैं। तो दक्षिण भारत में जरूर उनके ऊपर जो रोशनी थी वो कम हो गई है। शायद महाराष्ट्र और बिहार में भी कम हो गई है, शायद बंगाल में भी कम हो गई है। लेकिन तो बचा क्या फिर? क्या बचा? मैं बताता हूं। बचे सबसे, माने जहां पे आबादी सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अब आसाम भी। तो करीब 200-250 लोकसभा सीट्स ऐसे हैं जहां नरेंद्र मोदी का प्रभाव है, जहां उनका पर्सनालिटी कल्ट अभी जारी है। तो अभी हमारे आगे बहुत ज्यादा काम है, जो हम चाहते हैं कि भाजपा को हटाएं और हम हम एक ऐसा ऑल्टरनेटिव लाएं जो लोगों का बंटवारा ना करे, जो ठीक, जहां पे कोई व्यक्ति पूजा किसी की ना हो, किसी भी नेता की ना हो, और जो बेरोजगारी को खत्म करे, तो ठीक तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य दे लोगों को। ये नहीं कि अपने कोई माने प्रोपेगेंडा से चले, जैसे कि ये सरकार जो प्रोपेगेंडा इसी चलती है, और एक आदमी के प्रोपेगेंडा से, एक आदमी को बड़ा बनाने की प्रोपेगेंडा चलती है। तो जो हम चाहते हैं कि दूसरी तरीके का भारत बने, जो ज्यादा डेमोक्रेटिक भारत बने, तो हमारे लिए अभी बहुत रास्ता लंबा है और कठिन भी है। 200 सीटों से भी ज्यादा आप कह रहे हैं, लगभग इतनी सीटें हैं जहां की प्रधानमंत्री का करिश्मा आपकी नजर में अभी भी बरकरार है। मेरे असेसमेंट, जी हाँ, आपकी नज़र में, आपके आकलन में ये इनका करिश्मा अभी भी बरकरार है, हालांकि इसका टेस्ट ज़रूर होगा। और आप ये कह रहे हैं कि कुछ हद तक ज़रूर हल्का हुआ है, खासकर कुछ खास इलाकों में, लेकिन बाकी जगहों पर बना हुआ है। हम जानते हैं, सब हमारे दर्शक भी जानते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के आलोचक हैं, खासकर गांधी परिवार के आलोचक हैं, लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा आज के दिन कि राहुल गांधी ने जो करिश्मा करके दिखाया, खासकर उनकी भारत जोड़ो यात्रा से जो एक गुडविल तैयार हुई, जो काडर रेजुविनेट हुआ, उसमें नई ऊर्जा का संचार हुआ। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो आज भी अपनी विचारधारा के साथ उसी अडिग तरीके से टिका हुआ है, जिस व्यक्ति ने 150 दिन एक एंटी कम्युनल सांप्रदायिकता विरोधी यात्रा की, ऐसे वक्त में जबकि हिंदुत्व अपने उफान पर है। आज तो कम से कम आपको ये मानना पड़ेगा। नहीं, मैं मानता हूं कि उन्होंने बहुत क्या बोलते, ऊर्जा दिखाई, एनर्जी दिखाया और कमिटमेंट भी दिखाया। मेरे जैसे लोग जो पहले शक लगाते थे कि डट के काम कर सकते हैं, उनको, हम जैसे लोगों को इस प्रश्न में जरूर उन्होंने जवाब दिया। और मैं उनको मैं मानता हूं दैट इन दिस रिस्पेक्ट ही प्रूव्ड मी रॉन्ग, दैट ही इज केपेबल ऑफ हार्ड वर्क। लेकिन हम लोग और आप लोग भी अरफा गलती करेंगे, बहुत बड़ी गलती करेंगे, अगर आप सोचें कि अब राहुल गांधी को आगे प्रधानमंत्री के पद के ऑल्टरनेटिव लगाएं। मैं आज ही सवेरे आपका इंटरव्यू देख रहा था यशवंत सिन्हा जी के साथ,
और मेरे से वो बहुत ज्यादा अनुभवी हैं। वो मंत्री भी रह चुके हैं, कई चुनाव लड़ चुके हैं, कई जीत चुके हैं, कोई हार चुके हैं, पक्ष में भी रहे हैं, विपक्ष में भी रहे हैं। और वो आपसे क्या कह रहे थे कि इस सवाल में मत फंसो, प्रधानमंत्री कौन मरेगा। और मैं उससे एक और चीज बोलूंगा कि किसी भी व्यक्ति की अनक्रिटिकल एडमिरेशन, जैसे मैं कभी कभी आपके मन में देखता हूं राहुल गांधी के फेवर में, ये बिल्कुल गलत है किसी के पास। और आम आदमी पार्टी में देखिए कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा कल्ट बनाया है, और इससे पार्टी को ही नुकसान हुआ है। और अगर आपने दिल्ली दरबार की बात करी, अगर दिल्ली के जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, संपादक हैं, जो हिंदुत्व के खिलाफ हैं, जरूर रहिए हिंदुत्व के खिलाफ, जरूर रहिए मोदी सरकार के गलत पॉलिसी के खिलाफ, लेकिन आप इस लड़ाई में आप ये गलती करेंगे कि दूसरी तरफ राहुल गांधी को एक भगवान की टाइप रिडीमर की तरह बना देंगे कि वो देश को बचाएंगे। नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी है एक लौता जो देश को बचाएगा, जो हिंदुत्व का से विजयित होगा, वगैरह वगैरह। और ये सब मैं मानता हूं, ये हमने पहले ऐसा देखा है और प्रदेशों में भी गलत है। आप देखिए, मैंने अरविंद केजरीवाल की बात की, आप देखिए पश्चिम बंगाल में भी जो टीएमसी के जो नेताओं हैं, ममता बनर्जी के बारे में वैसा ही बोलते हैं, आर लीडर, एकलौता लीडर, और कोई पार्टी में नहीं है। तो मैं आप ये ठीक, जरूर भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी का एक नया चेहरा दिखाया, जी हाँ, और ये बढ़िया था। लेकिन इससे आप ज्यादा इंटरप्रिटेशन करेंगे कि ही इज अल्टरनेटिव, नेशन वाइड अल्टरनेटिव टू नरेंद्र मोदी, इतना वो थोड़ा नहीं। आपकी बात दुरुस्त है, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जो व्यक्ति पूजा है, जो पर्सनालिटी वर्शिप या पर्सनालिटी कल्ट है, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है बिल्कुल। जब मैं राहुल गांधी को देखती हूं, खासकर मैंने जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा कवर की, आपने कहा कि मैं उनकी आलोचक तो नहीं हूं, मैं ऑब्जेक्टिव तरीके से दूर बैठ के एक नेता को देख रही हूं, लेकिन पत्रकार होने के साथ साथ एक नागरिक के तौर पे भी जब मैंने उस व्यक्ति को बहुत नज़दीक से देखा, रामचंद्र गुहा जी, और जब उनकी यात्रा को मैंने कवर किया, फिर जब मैं कश्मीर तक गई और मैंने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में, आप सोचिए, और हरियाणा में, जहां जो धर्मनिरपेक्षता है और जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, भारत का जो लोकतंत्र है, उसका नाम लेने वाला जहां कोई मौजूद ना हो, हिंदुत्व की पूरी एक प्रयोगशाला के तौर पर इन राज्यों को बनाया गया। ऐसे में व्यक्ति भाईचारे की बात कर रहा है, सांप्रदायिकता विरोधी बातें कर रहा है, और सिर्फ राहुल गांधी का नाम लेते ही जो नीचे के जो लोग थे काडर के, यानी छोटे नेता, जिला स्तर के, तहसील स्तर के, जब वो भी धर्मनिरपेक्षता की बातें कहने लगे तो लग रहा था कि ये व्यक्ति बदलाव ला रहा है। इसके बाद कश्मीर में मैंने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने एक बिल्कुल जख्मी पूरे राज्य को एक छोटा सा मरहम, थोड़े दिन के लिए ही सही, जितने दिन में वो मौजूद थे, कम से कम उस राज्य को दिया जहां पहली बार आर्टिकल 370 के निकल जाने के बाद पहली बार कश्मीर का अवाम भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सड़कों पर निकल के आया। उसे ये विश्वास हुआ कि वो निकल सकता है, एक उसका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो सकता है। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूं कि पूरी तरीके से मैं तो दूर से बैठ के देखती हूं, मैं आलोचक भी नहीं हूं, प्रशंसक भी नहीं हूं, लेकिन अगर राहुल गांधी नहीं तो कौन? मैं आपको एक सिनेरियो देना चाहती हूं, टीवी के जरिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये बात बहुत अच्छी है, आप कह रहे हैं, यशवंत सिन्हा कह रहे हैं, डॉक्टर मनोज झा से भी बात हो रही थी, आरजेडी के सांसद राज्यसभा के, वो कहने लगे कि नहीं, नरेंद्र मोदी रहे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, विपक्ष अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा। मैं कहती हूं कि जो मुख्य धारा का मीडिया है वो लगातार नरेंद्र मोदी बनाम जीरो, इस तरफ एक तस्वीर होगी और इस तरफ रिक्त स्थान, खाली जगह होगी। ऐसे में जब पूरे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एक राष्ट्रपति के चुनाव के तौर पर इसको तब्दील किया जाएगा 2024 में, तो आपको नहीं लगता कि इधर जब कोई चेहरा नहीं होगा तो विपक्ष को नुकसान होगा? कोई तो चेहरा हो, राहुल गांधी ना हो तो ममता बनर्जी हो। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि 2014 और 2090 में डायरेक्टली हमारे सामने ये दो चेहरे थे, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। 2024 में अगर हम दूसरे तरीके का नतीजा चाहें तो एक ही चीज ये नतीजा को ला सकता है, ये है कि जहां पर, और ये भी यशवंत सिन्हा जी ने कहा, और मैं अगर बिल्कुल उनके वो ठीक कह रहे थे कि
जहां पे भाजपा और कांग्रेस का साथ डायरेक्ट लड़ाई है, वहां पे कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बढ़िया होना चाहिए। पिछले बार करीब 200 सीट ऐसे थे जहां पे भाजपा और कांग्रेस ही थे, दो पार्टी, और कांग्रेस ने करीब 16 सीट जीते, माने कि 8%, सिर्फ 8%। तो अगर आप जो आप कह रहे हैं, अगर राहुल गांधी का प्रभाव उन सीटों में पड़े और कांग्रेस के जो नंबर हैं 53 से 103 पहुंच जाएं, तो बिहार के लोग, महाराष्ट्र के लोग, बंगाल के लोग, तेलंगाना के लोग, आंध्र के लोग, दिल्ली के लोग अपना काम करेंगे उनके साथ। लेकिन जितना ज्यादा आप लोग, और आप अपने को समझते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल नहीं, यू आर पार्शल टू राहुल गांधी। अगर मैं बिल्कुल ठीक है, वी आर ऑल पार्शल टू पीपल, यू नो, दैट इज फाइन, बट क्योंकि मैं दिल्ली से दूर हूं, मैं बेंगलोर रहता हूं, तो मैं बिल्कुल, यू आर पार्शल। इसके कई कारण हो सकते हैं। इज माने भले आदमी हैं और बिल्कुल आदर से बोलते हैं, ये जैसे कि हमारे जो नेता है यहाँ पे अखंड वाले बिल्कुल नहीं है, किसी कारण हो सकते हैं, लेकिन यू आर पार्शल टू राहुल गांधी। और अगर जो दिल्ली के पत्रकार हैं, मैं चाहती हूँ आप मेरा एक इंटरव्यू देखिए। नहीं गुहा साहब, मेरा आप वो इंटरव्यू राहुल गांधी का मैंने जो लिया था 2019 में, आप देखिएगा उनका अब तक का सबसे सख्त, मैं कहूंगी द टफेस्ट इंटरव्यू ऑफ राहुल गांधी मैंने लिया था वो। मैं अभी जो आपने अभी प्रोग्राम बनाया यशवंत सिन्हा पे, पहले के में चित्र क्या थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और एक ही भी चित्र ऐसा नहीं था जो शिव कुमार और सिद्धरामैया अकेले हों। सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ या खड़गे के साथ या अकेला जो भी हो, तो आप छोड़िए, ये बात छोड़िए। मैं ये कहूं कि अगर हम विपक्ष में हम ये चाहते हैं कि यूनिटी हो, साथ आए सब, तो आप लोग इसका नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी में एक प्रश्न अभी भी जवाब है यात्रा के बाद, और कई लोग जो यात्रा में गए आपके जैसे, इनके मन में भी ये आया है कि यात्रा में उन्होंने बहुत एनर्जी दिखाया, हिम्मत दिखाया और कमिटमेंट भी दिखाया, लेकिन अगर आप चुनाव के माध्यम में पूछेंगे, नरेंद्र मोदी के सामने तुलना करें, तो लोग पूछते हैं अंग्रेजी में वो, व्हाट इज हिज सीवी, उन्होंने नौकरी क्या की है। कभी मंत्री रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री रहे हैं, ममता 10 साल मुख्यमंत्री रही है, पवार जी दिल्ली में भी थे मंत्री, इंपॉर्टेंट मंत्री, और अब महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री थे, और आप देखिए ममता, नीतीश कुमार का भी बहुत अनुभव है। तो मेरे मन से आप पॉलिसीज पे फोकस किए और पार्टी के स्ट्राइक रेट पे फोकस करिए, और तब कुछ हो पाएगा। जितना और कई लोग जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, विधायक भी हैं, ऐसा समझते हैं। जब यात्रा कर्नाटक में जा रही थी, तो मैं बेंगलोर में एक मशहूर कॉफी हाउस है कोशिश, मैं वहां बैठा था, और एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने कहा मैं आपके लेख पढ़ता हूं और कभी सहमत में हूं और कभी सहमत में नहीं हूं, और आप कांग्रेस पार्टी के बारे में खूब लिखते हैं। मेरे समझ में राहुल गांधी को एकदम से कहना चाहिए कि मैं प्रधानमंत्री पद के लिए कैंडिडेट नहीं हूं। तो वो बात दूसरी, अब कहेंगे ना कहेंगे, लेकिन विपक्ष में बंटवारा होना शुरू हो जाएगा अगर आप सीटों की बात ना करें, पॉलिसीज की बात ना करें, बेरोजगारी, महंगाई वगैरह की बात ना करें, ये कहें हु इज अगेंस्ट नरेंद्र मोदी। तो आप मैं आपसे कहूंगा फिर से, यशवंत सिन्हा जी ने बहुत अच्छा सलाह दिया कि आप इस जाल में मत फंसिए। बीजेपी चाहती है कि इस जाल में फंसे। इफ नॉट नरेंद्र मोदी, इफ नॉट नरेंद्र मोदी, a better government, a less divisive government, a more caring government, a more progressive government। जी हाँ, लेकिन थोड़ी आदर्शवादी है ये सोच। चलिए इसको इस वक्त के लिए छोड़ देते हैं। व्हाट इज हिज सीवी, ये सवाल मैंने उस इंटरव्यू में उनसे पूछा था, जिसमें उनका जवाब ये था कि अगर मनमोहन सरकार में वो मंत्री होते तो ये माना जाता कि वो अंदर खाने उनके काम को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनका एक कॉन्शियस डिसीजन था जिसकी वजह से वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। चलिए ये राहुल गांधी पे एक रोज शायद एक अलग से इंटरव्यू करेंगे हम, राहुल गांधी कितने लायक है। वो इंटरव्यू आप किसी और से कीजिए मेरे से। कितने लायक है या राहुल गांधी के बारे में बहुत बोल दिया। अब मैं चाहता हूं कि है, हम अपना पूरा ध्यान इस पे रखें कि इस सरकार को तीसरा टर्म ना दें।
मैं वही बात आपसे पूछने वाली थी, मैं वही आपसे पूछने वाली थी। जो इसका नतीजा क्या होगा? संविधान में बदलाव होगा, हमारे पूरे देश के चेहरे में बदलाव होगा, माइनॉरिटीज की क्या स्थिति होगी? तो ये सब प्रश्न हमारे सामने हैं और हम व्यक्तिगत सवालों में ना फंसे। जी हाँ, तो मैं आपसे सवाल यही पूछना चाहती थी कि क्या ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2024, आखिरी सवाल मेरा ये है कि 2024 में अभी तक ये माना जा रहा था कि ये डन डील है, अंग्रेजी में कहें तो फिर से नरेंद्र मोदी चुनकर आ रहे हैं, उनके लिए कोई ऑपोजिशन नहीं है। आपको लगता है कर्नाटका चुनाव के बाद क्या ये गेम ऑन है? क्या ये लड़ाई, ये मोर्चा अभी खुला हुआ है? बिल्कुल गेम ऑन है और मेरे समझ में अगर आप पूरे देश को देखें लोकसभा चुनाव के माध्यम से जो अभी 1 साल में आने वाला है, 3 तरीके के प्रदेश हैं। एक तरीका का प्रदेश वो है जहां पे भाजपा का प्रभाव बहुत कम है, पूरा दक्षिण भारत, करीब 100 सीट, वहां पे 8, 10, 12 से ज्यादा तो भाजपा नहीं, 15 मैक्सिमम, 15-20 जो भी बोलो, जहां पे भाजपा का बहुत ही कम असर है। ये एक तरीके का प्रदेश है दक्षिण भारत। दूसरे तरीका का प्रदेश है जहां पे भाजपा का बिल्कुल गढ़ है, जहां पे वो करीब 100% तो नहीं, 80-90% सीट जीतेगा। इनमें मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश, गुजरात और शायद असम। और तीसरा जो ब्लॉक है प्रदेशों का, स्टेट्स का, ये है जहां पे कॉन्टेस्ट है। इनमें 2 तरीके के, जहां पे जो कंपेटिटिव स्टेट्स हैं, इनमें भी 2 तरीके के हैं प्रांत। एक तरीका एक जगह है जहां कांग्रेस का प्रभाव कम है, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, जहां रीजनल पार्टीज और भाजपा के बीच में डायरेक्ट मुकाबला है। और आखिरी में वो प्रदेश हो जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड और एक आध और, जहां पे भाजपा और कांग्रेस के बीच में डायरेक्ट मुकाबला है। तो वन सेट where BJP is very strong, one set where BJP is very weak, and in the middle 300 seats where we have to make sure BJP falls below 150. तब शायद ये सरकार गिर सकती। जी हाँ, सुनने में काफ़ी मुझे लगता है दर्शकों को आसानी भी हुई होगी आपकी बात सुन के कि किस तरीके से पूरे देश का अगर नक्शा, राजनीतिक नक्शा खासकर रामचंद्र गुहा ने खींच दिया आपके सामने। अभी फिलहाल एक ये साल जो है बड़ा नाजुक साल है और नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए ये इलेक्शन हार के एक तरह से मुश्किल बना दिया मेरे जैसे पत्रकारों के लिए कि अब ये देखना पड़ेगा कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। अब तक लग रहा था फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो चलिए अब कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है पत्रकार के तौर पर, क्योंकि पहले से ही नतीजा मालूम है। लेकिन अभी लगता है कि पूरा 1 साल देखना पड़ेगा किस तरह की नीति राजनीति होगी और क्या वाकई जिस तरह का खतरा जाहिर किया जा रहा है कि भाजपा आरएसएस हो सकता है कि सांप्रदायिकता के अंधे कुएं में और ज्यादा धंसने की और समाज को धंसाने की कोशिश करें इस पूरी असुरक्षा की भावना के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामचंद्र गुहा साहब। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।